बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा कल मैंने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के रिलेटेड, बट टाइम नहीं मिला। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आई एम हियर दिस टाइम विद यू अर्ली इन द मॉर्निंग। सो वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। सो आज हम बात करेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। देखो भाई, एक ट्रैक नहीं जा रहा ना सही से, कि कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस नहीं जा रहे हैं। आप ये खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई टीचर एक है तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। ऊपर से मुझे अपना काम भी होता है, मुझे अपनी ड्यूटी भी अटेंड करनी होती है। Isn't it, my dear? So it's very difficult to schedule all the classes in a track, right? So, but आप टेंशन ना लें बेटा, अभी आपके पास मतलब 5-10 दिन है, ठीक है। 5-10 दिनों में इंशाल्लाह हम सभी टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आप टेंशन ना लें, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। तो जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं अभी तक, वो सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड किए होंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में, बट जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो हमारा, इनफैक्ट साइकोलॉजी भी हमारा ही सब्जेक्ट है, बट मेन कंसर्न जो है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट वाज द मेन प्रायर इंपॉर्टेंस इज द एजुकेशन। बट मैंने वो भी कंसिडर नहीं किया कि भाई खाली एजुकेशन को क्लासेस दे। मैंने कोशिश की है कि साइकोलॉजी को भी मैंने अच्छे से, मतलब कोशिश तो मैंने की, हाँ मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा टाइम मैंने फोकस जो किया है, ये सच बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सच बात है, मैं ज्यादा फोकस एजुकेशन पे कर रहा हूँ और बहुत ही कम टाइम मुझे मिल रहा है साइकोलॉजी के ऊपर, राइट। बट आप टेंशन ना ले बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। आहिस्ता आहिस्ता से मतलब एक ट्रैक हम इंशाल्लाह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर होगा इंशाल्लाह वहां पे मैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी चैनल जो है नई चैनल है। अभी मैं सीख रहा हूँ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं कैसे मतलब आ सकूं, कैसे चीजों को मैं हैंडल कर सकूं, बिकॉज आई एम ऑल अलोन। नो माय डियर, आई एम नॉट ऑल अलोन, अल्लाह इज विद मी एंड यू आर विद मी, योर सपोर्ट इज विद मी, राइट। तो बट जनरली अगर हम बात करेंगे तो मैनेज तो मुझे ही करना पड़ता है ना। तो चलते बेटा, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो क्लास है, आज की क्लास जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के रिलेटेड है। लेकिन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो जब हम नोट्स की बात करते हैं ना, मैंने यूनिटाइजेशन नोट्स को नहीं किया है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, या बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट कर रहे हैं कि सर यूनिटाइजेशन कहाँ पे है, कौन सा यूनिट कहाँ पे है। देखो मैंने रैंडमली लिया है, रैंडमली इन द सेंस जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, डेवलपमेंट में सिंपली हम पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। पहले लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को हमने डिफाइन किया, फिर हम जनरली आगे मतलब व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, फिर मैंने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट, राइट। एंड व्हाट आर द डिजाइन मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम चाइल्ड को स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टडी मेथड्स को मेंशन किया है, लाइक इंटरव्यू मेथड इज देयर, ऑब्जर्वेशन मेथड इज देयर, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज देयर, क्वेश्चन देयर आर सो मेनी मेथड्स माय डियर, ओके। तो ये सारे मेथड्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जो मैंने पढ़ा है वो आपको पढ़ने हैं। मैंने अभी तक ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ाया, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा है, हाँ, केस स्टडी मेथड और इंटरव्यू मेथड। तो ये वाले जो 2 टॉपिक्स है मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इनकी जो लिंक है इन वीडियोस की मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाके आप वो देख सकते हैं। इस तरह से आपको, या अगर वैसे अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाया, मतलब अगर मैं भूल गया, ठीक है, या जनरली मैं नहीं भूलूंगा, इंशाल्लाह मैं वो लिंक्स जो है इन वीडियोस की मैं वो दे दूंगा लिंक। अगर आप खुद भी सर्च करोगे, ECC एक प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पे, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको केस स्टडी मिलेगा, इंटरव्यू मेथड मिलेगा और बहुत सारे मतलब टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके इस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से काफी रिलेटेड है, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक, या मैं डायरेक्टली वही मतलब ECC की लिंक डायरेक्टली इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलते बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। यस माय डियर, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, LSD, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट।
So there are many perspectives, or we can say there are different theories of the lifespan development. Theories are there that can actually explain कि how development takes place in a child. तो आपको पता ही है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द कंसेप्शन, माय डियर, कंसेप्शन. तो कंसेप्शन में बहुत सारी चेंजेस आती है. तो कंसेप्शन में बहुत सारी चेंजेस आती है इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर. वो 3 लेयर्स डेवलप होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना. तो वो सारी चीजों के बाद जब ये फिटस डेवलप होता है 9 मंथ्स तक, तो 9 मंथ्स के बाद जब ये बच्चा इस वर्ल्ड में आ जाता है ना, तो देयर इज अ लैडर लाइक डेवलपमेंट, माय डियर, लाइक दिस. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि पहले इन्फेंसी पीरियड आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेट चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आती है. आप देखते हैं ना बच्चे में, बच्चा यहाँ पे इसका वेट, साइज, कॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट, सारे डोमेन्स यार मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से पढ़ा है. तो गो थ्रू द लेक्चर्स माय डियर, यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट शाहिद सर इज टेलिंग अस, राइट. तो ये सारी चीजें जो है ये मतलब डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग होती है. भाई सिंपल सी बात है, बच्चा यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये दूसरे स्टेजेस में आ जाता है तो लैंग्वेज डेवलप हो जाती है. इसी तरह उसकी कॉग्निशन यानी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है. मोटर डेवलपमेंट जो मैंने एक वीडियो आपको बताया था, एक वन शॉट में मैंने एक लंबा 35 मिनट्स का वो लेक्चर था, उसमें मैंने एक शॉट में सब कुछ बताया था कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स बच्चे में होती है. तो यू कैन चेक माई वीडियो माई डियर, यू कैन चेक माई लेक्चर, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट. ओके फाइन. तो आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव्स में. हालांकि पर्सपेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं, और मैंने और एक लेक्चर आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स that are actually responsible for the growth and development. One is the biological factor, जिसमें मैंने chromosomes, genes के बारे में आपको बताया था, right? And another is the sociological factor, that is environmental factor, role of a parent, role of a society, role of a mass. तो there are so many things, my dear. तो generally अगर हम बात करेंगे factors affecting the growth and development, there are 2 types. One is the hereditary factor, another is environmental factor, right? लेकिन यहाँ पे by major perspectives क्या क्या है? अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो वहां पे खाली एक पर्सपेक्टिव लिखा है, एरिक्सन्स थ्योरी. बट मैं कैसे पढ़ाऊंगा यहाँ पे? मैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ एलएसडी को ऐसे लिखूंगा कि जितने भी आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स को लेकर आप गौर से इन सिलेबस को देखो. अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो नोट्स में मैंने पहले सिलेबस ही दिया है, तो यू कैन डाउनलोड माई नोट्स एंड यू कैन इजिली सी दैट. ओके, तो वहां पे जो थ्योरीज लिखी गई ना, थ्योरीज आर बेसिकली द पर्सपेक्टिव्स. वन पर्सपेक्टिव इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, अनदर इज कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. ये मैं आगे हम आपको बताएंगे बेटा. तो बहुत मेजर पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज एक्चुअली 4 यूनिट्स के अंदर है. तो पहला जो आपके पास मतलब थ्योरी दी गई है, दैट इज इरिक्सन्स पर्सपेक्टिव ही कहेंगे या थ्योरी आप बोलो, व्हाटएवर. नंबर सेकेंड, आप सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, आई थिंक सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, देयर इज जीन पायाजीज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. अनदर इज माय डियर ली Vygotsky's theory, and fourth one is Kohlberg's theory. या तो देखिए भाई, अगर हम ये वाली थ्योरी देखेंगे ना, तो ये पर्सपेक्टिव, ये साइकोसोशल पर्सपेक्टिव है. यानी बोथ साइकोलॉजिकल फैक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर इज इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए भाई आपको कौन सी थ्योरी पढ़नी है? इरिक्सन्स थ्योरी. तो इरिक्सन्स थ्योरी इज बेसिकली ए सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. एंड देन अगर आप जीन पायाजी की बात करते हो ना बेटा, तो याद रखना बेटा, हमेशा याद, यहां इसको हम साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी कहते हैं. साइकोलॉजिकल क्राइसिस पर्सपेक्टिव है, बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाई आई एम टेलिंग दीज नेम्स. ओके, तो जीन पायाजी जो है इसने ना कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दिया. अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन इन डिटेल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन व्हाट थ्योरी? जीन पायाजीज थ्योरी. ओके, नंबर नेक्स्ट इज
कि there is another cognitive constructivism theory, that is Lee Vygotsky. तो Lee Vygotsky is a very important concept, my dear. तो you have to remember this. तो Lee Vygotsky's perspective भी एक पर्सपेक्टिव है जिससे हम LSD को समझ सकते हैं, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. एंड देन यू हैव अ मॉरल पर्सपेक्टिव, हाउ मॉरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अमंग चिल्ड्रन. तो दैट फॉर दैट there is a theory that's called Kohlberg's moral developmental theory. Right, my dear? So these are, my dear, major perspectives, or we can say major theories when you are actually explaining what? Lifespan development. So besides these four theories, I would like to explain one more theory, fifth theory, but that is not in your syllabus. But कभी-कभी Stina पूछती है वहां पे. तो one, that's psychosexual development. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, और ये बेटा दिया है सिगमंड फ्राइड ने. सिगमंड फ्राइड. अब ये वाला पार्ट जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. तो बाकी जो भी मुझे लगता है ना कि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, दूसरे वीडियो में है, दूसरे प्लेलिस्ट में है, तो उसकी ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में क्यों दे दूंगा बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके ऊपर मैं और लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता हूं, तो डायरेक्टली मैं वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा. ठीक है. तो अगर आपको सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि अगर आपको लगता है कि वही ठीक है, या अगर आपको लगता है कि सर हमें अलग से वो पढ़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि वो टाइम निकालूंगा और आपको वो लेक्चर भी, मतलब इंशाल्लाह वो लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे. बट बेटर फॉर यू, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो यू गो थ्रू दैट एंड यू कैन वॉच दिस. ओके, आपका टाइम भी बच जाएगा एंड मेरा भी मतलब टाइम बच जाएगा इंशाल्लाह. तो चलिए, तो ये थे मेजर पर्सपेक्टिव्स. हाँ, जो इन सभी मतलब पर्सपेक्टिव्स में आपके जो नोट्स में, मतलब जो अवेलेबल है नोट्स में, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल है. वन इज जीन पयाजी, ली वाइगॉस्की, कोहलबर्ग. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और इरिक्सन्स थ्योरी अवेलेबल नहीं है. आप बोलोगे सर फिर क्या करेंगे. देखो, जब हम इरिक्सन्स थ्योरी पढ़ेंगे ना बेटा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा और वही पॉइंट्स आपको डायरेक्टली एग्जाम में लिखने हैं. कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं. ठीक है बेटा. बाकी बचे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें हम खाली एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा. ओके बेटा, तो चलते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम एक थ्योरी उठाते हैं, दैट इज जीन पयाजीज थ्योरी. तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे. तो जीन पयाजीज जल्दी से हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाकी जो मतलब आप खुद देख सकते हो, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, या अगर आप मेरा मटेरियल लेना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ वो लिंक शेयर की है ऐप की, जिस ऐप के बारे में आप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है. तो वो प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहां पे सर्च करो शाहिद सर्विस एजुकेशन पॉइंट एंड यू हैव टू डाउनलोड दैट. तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, जो नोट्स आपको चाहिए तो वहां पे आप बाई कर सकते हो. ठीक है. चले बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है असल में, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. कॉग्निटिव डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, राइट, पर्सपेक्टिव. देखो, बहुत बार मैंने आपको कहा कि कॉग्निशन का मतलब क्या है. व्हाट डू मीन बाय कॉग्निशन? सिंपली यार, कॉग्निशन मीन्स योर मेंटल प्रोसेसेस. मतलब हाउ यू थिंक, हाउ यू इमेजिन, परसेप्शन, सेंसेशन, अटेंशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड इन व्हाट? कॉग्निशन. तो बच्चे में ये कॉग्निशन कैसे डेवलप होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी. और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था. ये वॉज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था जीन पयाजी. यस माय डियर, जीन पयाजी.
और जीन पयाजी वन ऑफ द ग्रेट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट माय डियर माना जाता है। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक पर्सन की इमेज आपके दिमाग में आती है, तो दैट इज जीन पयाजी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द जीन पयाजी। जीन पयाजी इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए अपने ही 3 बच्चों को पढ़ा, मतलब अपने ही 3 बच्चों पे स्टडी की है। तो ये कभी क्वेश्चन आते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पयाजी ने पहले किन पे स्टडी की थी? अपने ही बच्चों पे, 3 बच्चों पे। इसके खुद के मतलब बहुत सारे टेक्स्ट्स में लिखा है 3 बच्चे, मतलब या 2 बच्चे, वट एवर, बट जनरली इसने अपने बच्चे पे स्टडी की है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की थी है। ठीक है, ओके। तो ये जीन पयाजी थ्योरी बेसिकली क्या है? तो कुछ पॉइंट्स में यहां पे एक्स्ट्रा बता देता हूं। वो पॉइंट्स आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिसको चाहिए तो वो इसको ले सकता है, जिसको नहीं चाहे तो वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकता है, वो आगे ले जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको नहीं चाहिए तो वो इसको ना स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जीन पयाजी थ्योरी को पढ़ने से पहले यू हैव टू रिमेंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, या 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। वन इज कॉल्ड एज स्कीमा, one is called as schema, second is called as assimilation, and my dear third is called as accommodation, right, accommodation, and fourth one is called as equilibration. Okay, so nice of you, very good. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी गिवन बाय जीन पयाजी को पढ़ने से पहले यू मस्ट रिमेंबर हाउ मेनी थिंग्स? 3 थिंग्स: स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। सही है ना? तो व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जीन पयाजी बोल रहा है। तो इसके दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली वो डेवलप्ड होते हैं। ओके, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ही स्टार्ट्स सकिंग मिल्क फ्रॉम द मदर। ये कैसे इसको समझ आता है कि मुझे बाय मदर को मतलब मिल्क सक करना है? तो ऑटोमेटिकली कुछ इंस्टिंक्ट, सकिंग इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क में होता है। तो उस मेंटल फ्रेमवर्क को, जिससे वो अपनी वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, इसको हम कहते हैं स्कीमा। तो ए चाइल्ड इज बोर्न विद ए स्कीमा। ओके, नाउ स्कीमा समझ आ गया। तो व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड दीज इंस्टिंक्ट्स आर प्रेजेंट इन द माइंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, ओके, बाय विच इट कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स, राइट, बाय विच इट कैन डील विद द एनवायरमेंट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा। तो मेंटल फ्रेमवर्क आप याद रखेंगे, स्कीमा इज नथिंग बट इज अ मेंटल फ्रेमवर्क बाय विच द चाइल्ड कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स। ओके, तो इसके अंदर कौन सा स्कीमा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है? अब सकिंग स्कीमा प्रेजेंट होता है। तो ये मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद सकिंग इंस्टिंक्ट। ओके, नाइस। द ओनली नॉलेज दैट द चाइल्ड इज हैविंग इज ही नो ओनली हाउ टू सक। इसको कुछ नहीं आता है, इसको खाली सकिंग आता है। ये सकिंग ऑटोमेटिकली है, ये गॉड की तरफ से है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इंस्टिंक्ट इनबॉर्न है, राइट। तो लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जॉन लोक की अगर हम बात करते हैं, a child is born with a clean slate, nothing is written over his mind. But जीन पयाजी छुनाकपट इत्फाक करें कि ना, child is born with some natural instincts and one natural instinct is, say for example, sucking, right? तो हम माँ इसको नहीं सिखाते हैं कि आपको कैसे सक करना है, ऑटोमेटिकली इसको समझ आता है सकिंग। तो अगर आप इसको कोई भी चीज देते हो, मतलब आप जो पेन दो, कोई भी चीज है, कोई एनी डैम थिंग, तो द चाइल्ड विल स्टार्ट सक इट। क्यों करेगा सर? बिकॉज इसके मेंटल फ्रेमवर्क में, इसके स्कीमा खाली एक नॉलेज है, इसको पता है कि सारी चीजें जो भी मेरे सराउंडिंग में है उनको मैंने सक करना है। तो कोई भी चीज दो, मतलब इसको आप, मतलब वो अपना माँ का दुपट्टा है वो इसको खाता है, पेन दो खाता है, हाथ दो खाता है, मतलब ये सक करता है। ठीक है, ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज है वो कौन सी है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है? सकिंग है। तो इसको यूज करेगा, ये एसिमिलेट करेगा बाकी चीजों पे। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। देखिए भाई, बच्चे के दिमाग में क्या है? सकिंग इंस्टिंक्ट है,
तो ये इसका स्कीमा है, ठीक है। अब ये 2 दिन 3 दिन के बाद कोई भी चीज उसको आप दे दो तो ये क्या करेगा, सक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ये किस पे अप्लाई करता है, बाकी जो इसके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अदर देन द मदर्स मिल्क, ये बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या खाली एक नॉलेज है, दैट इज हाउ टू सक, राइट। तो अगर बच्चा जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसको अब एसिमुलेट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन, राइट। ओके, अनदर एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। पहले आप बच्चे को छोटी बॉल दो तो ये इसको मुंह में भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि ये एसिमुलेट कर रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में, इसके मेंटल फ्रेमवर्क में खाली कौन सी नॉलेज है, सकिंग। ये इसको क्या भरेगा, मुंह में भरेगा, सक करेगा। अब दूसरी बार आप इसको बड़ी बॉल दो, बड़ी बॉल को पहले वो क्या मुंह में भरने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो वहां नहीं पहुंचेगी, अब या तो ये इसको पुश करेगा या तो ग्रिप करेगा। अब इसको समझ आया कि सकिंग के बाद इसके नॉलेज में पुशिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसके स्कीमा में ग्रिपिंग पावर भी आ गया। समझ आया? तो पहले ग्रिपिंग पावर था, बोलो नहीं। पहले पुशिंग पावर था, बोलो नहीं। कब आया? तो इसने अब अकोमोडेट किया। तो अकोमोडेट का मतलब है जब आप कोई नई नॉलेज इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप में, तो दिस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। रिपीटेडली मेरे लेक्चर को सुनो, ये बहुत अच्छी बातें हैं यार, ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे आपको बहुत ज्यादा मतलब इसको इससे हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये थे एसिमुलेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करना है, और जब आप नई नॉलेज को गेन करते हो तो इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यू आर नाउ एडजस्टिंग इन योर एनवायरमेंट बाय अप्लाइंग सो मेनी थिंग्स, यानी नई नई चीजें आपके दिमाग में एंटर आ जाती है, तो जिससे आप मतलब आगे आगे जाते हो और आगे आगे सीखते हो कि बहुत सारी नॉलेज आपके दिमाग में एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अकोमोडेशन। तो व्हेन देयर इज नो बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, तो when there is a balance between, I repeat, when there is a balance between assimilation and accommodation, then it is called as equilibration. So these are, my dear, 4 concepts that are important when you discuss the Jain-Piaget's theory. So before you discuss the Jain-Piaget theory, we have to study these 4 structures. So one structure is schema, okay, done. Assimilation, okay sir. Accommodation, fine. And then equilibration. So these are the 4 things that you have to remember. Now after that जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर there are 4 stages, my dear. There are 4 stages. ये हमेशा बेटा याद रखना है कि 4 stages हैं जब हम जीन पयाजी को स्टडी करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके माय डियर, तो यहां पे अब हम चलते हैं डायरेक्टली पयाजीज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बेटा हमेशा याद रखना, जीन पयाजी ने 4 स्टेजेस बताया, हालांकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, बट यहां पे भी हम आपको बताएंगे। पहला स्टेज जो है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये कहां से कहां होता है? 0 to 2 years। तो ये इन्फेंसी का पीरियड है, अगर आपको याद होगा। इन्फेंसी पीरियड को मतलब जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन से ये सारी कॉग्निशन आती है जीन पर, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2 स्टेज जो है बेटा याद रखना है, 2nd स्टेज जो है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये बेटा इट लास्ट फॉर 2 to 7 years. So nice of you. 2 to 7 years. Okay. And third जो है that is concrete operational stage. 7 to 11 years.
ये डेट्स वैरी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये इन्फेंसी पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर्मल स्टेज. Formal stage, and it lasts for 11 to 15 years. 15 years onwards, right? तो यहां पे आप देख सकते हैं जीन पायाजी ऑफ कॉग्निटिव, जीन पायाजी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट इज कन्फाइंड टू ओनली 4 स्टेजेस, यानी अप टू द एडोलसेंट. तो अप टू द एडोलसेंट, आफ्टर एडोलसेंस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो इसने ये खाली बात करता है 0 से लेकर 15 इयर्स तक, यानी एडोलसेंट पीरियड तक. तो इसके बाद ये कॉग्निशन इस पे ज्यादा बात नहीं करता है. ओके, तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंसरी मोटर के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज के अलग अलग से कैरेक्टर. वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं. सेंसरी मोटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्री ऑपरेशनल के कौन से हैं, कंक्रीट के कौन से हैं और फॉर्मल के कौन से हैं. तो ओके डियर, तो अगर अब पहला देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो अभी मैं बात कर रहा था, तो सेंसरी मोटर स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप जल्दी से इसको जानने की कोशिश करें. देखो, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग द स्टेज जो है, पहला पॉइंट जो है, नो द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट्स एंड सेंसेशन, ये पहला पॉइंट है. नंबर सेकंड, लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस लाइक सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग, तो ये अभी हम बात कर रहे थे. नंबर थर्ड, लर्न द थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, इसको हम ऑब्जेक्टिव परमानेंस कहते हैं. ऑब्जेक्टिव परमानेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. देखिए भाई, क्या है, जब हम किसी बच्चे को, जो बच्चा 2 साल तक का है, इसको हम कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे. ऑब्जेक्ट देखने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट शार्प है तो हम कहेंगे कि अगर ये बच्चा मतलब इसके साथ खेलेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं. जब हम इसको हाइड करते हैं तो उसके दिमाग में ये चला जाता है कि हाँ, वाकई ऑब्जेक्ट को किसी ने ले लिया है, ठीक है. लेकिन ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज नॉट नाउ आउट ऑफ माइंड. अभी धीरे 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 अगर आप कहीं पे भी अब ऑब्जेक्ट को छुपाओगे तो वो वहाँ जाके सर्च कर सकता है. ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप, यही चीज़ें इसमें हो जाती हैं कि इसको पता चलता है कि मेरी माँ ने या मेरे पापा ने ये ऑब्जेक्ट को छुपाया है. लेकिन पहले जब हम इसको करते थे ना, हाँ ये गुम हो गया, तो उसको लगता कि वाकई ये गुम हुआ, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है. लेकिन धीरे 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 ऑब्जेक्ट परमानेंटली उसके दिमाग में बैठ जाता है. आई होप बेटा ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ आए. नंबर थर्ड देखिए, रियलाइज दैट दे आर सेपरेट थिंग्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड देम. रियलाइज दैट दे आर सेपरेट बींग्स, इसको उनको लगता है कि हम बिल्कुल सेपरेट हैं फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स जो उनको सराउंड करते हैं. उनको लगता है कि हम काफ़ी डिफरेंट हैं बाकी लोगों से. नंबर थर्ड पे आते हैं, रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है. तो चलते बेटा सेकंड प्री ऑपरेशनल की ओर देखते हैं. प्री ऑपरेशनल में क्या क्या है, बहुत इजी है, यही सारी कैरेक्टर्स आप देखेंगे. मेजर कैरेक्टर्स अभी मैंने 2 से 7 ईयर्स तक, अभी मैंने आपको कहा कि इसकी स्टेज क्या है 2 से 7. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो, बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है. सेकंड, टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर perspective of others. Okay, number third, getting better with language and thinking but still tend to think in a very concrete terms. तो यहाँ पे प्री ऑपरेशन स्टेज में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन गो थ्रू दिस एंड जस्ट रिमेंबर दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. नंबर थर्ड पे आते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है. नंबर थर्ड स्टेज कौन सा है, शाबाश, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, इट लास्ट फॉर 7 to 11 ईयर्स. ओके, द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली. अब यहाँ पे जो बच्चा है ये लॉजिकली रीजन कर सकता है अबाउट कंक्रीट इवेंट्स. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पहले स्टेज में था ना, वो उतने ज़्यादा कंक्रीटाइज नहीं थे, तो यहाँ पे ये कंक्रीटाइज बन जाते हैं, ठीक है. तो ये क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट सेट्स में कर सकते हैं, इन्हें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को मतलब हम 2 गिलासेस देते हैं लाइक दिस, एक लंबा गिलास देंगे और दूसरा जो है ये लंबा नहीं है
बट इसकी जो क्वांटिटी है इसमें भी इतनी क्वांटिटी आएगी और इसमें भी इतनी क्वांटिटी आएगी। सच सच बोलो, जो बच्चा जो अभी प्री ऑपरेशन स्टेज में होगा वो बड़ा गिलास चाहेगा। हालांकि इसमें भी 1 लीटर का दूध मिलेगा, इसमें भी 1 लीटर दूध पहुंचेगा, लेकिन वो कंसंट्रेट करेगा बड़ा टम्बलर, तो वो कंसंट्रेट, उसको सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे को समझ आता है कि भाई ये वाला गिलास और ये वाला, इसमें दोनों में मतलब बराबर का मतलब क्वांटिटी है, तो इसको ये मैटर नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी परफॉर्मेंस इसमें आती है। ठीक है, ही इज़ एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन। ओके, अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नंबर फर्स्ट आप देख लीजिएगा बेटा, बिगिन टू थिंक लॉजिकली। ओके, ये खुद आप समझ आएगा। बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए शॉर्ट वाइड कप, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो दे आर ऑल इक्वल, राइट। तो नंबर थर्ड इज थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कंक्रीट। ओके, बिगिन यूज इंडक्टिव लॉजिक रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द जनरल प्रिंसिपल्स। भाई यार, जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको याद करके रखो, बस हो गया मसला खत्म। नाउ द क्वेश्चन स्टेज नंबर 5 पे आते हैं, फॉर्मल स्टेज, जो 11 से 15 ईयर्स तक आता है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो, बिगिनर्स टू थिंक, यहाँ पे अब एडोलसेंस वाला बंदा है, अब ये इमेजिनेशन को भी मतलब अंडरस्टैंड करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को भी जानने की कोशिश करेगा, हाइपोथेटिकल रीजनिंग इसमें आएगा, यानी बहुत सारी डेवलप, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी जो डेवलप होती है वो फॉर्मल स्टेज में ही होती है। तो देखो, बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अभी मैं कह रहा हूँ, रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। ओके, बिगिन टू थिंक मोर about moral, philosophical, ethical, social, and political issues that require theoretical and abstract reasoning. Okay, good. Now, third one, begins to use deductive reasoning from general principle to the specific information. तो ये 3 characteristics बेटा आप अच्छे से याद रखेंगे. So this was all about the Jean Piaget's, this was all about the Jean Piaget's cognitive developmental theory. I hope बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. Thank you. May Allah bless you and have a nice day. Keep always learning. Thank you.